धुंधली रोशनी में रचना अपनी घिसी पिटी साड़ी संभालते हुए फोन पर किसी से बातें कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता है। मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर मैं ये पैसा नहीं चुका पाई तो हमें घर छोड़ना होगा। मैं अपनी बेटी को सड़क पर नहीं ला सकती। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। रचना चौंकती है। अरे रचना देवी, दरवाजा खोलो। हमारे पैसे हमें अभी कभी वापस करो। एक सप्ताह पहले दिल्ली के छोटे से मोहल्ले की गली में रचना अपनी छोटी सी रसोई में मसाले कूट रही है। उसकी बेटी अदिति स्कूल की वर्दी में तैयार हो रही है। मम्मी, आज फिर आप सुबह 4 बजे उठ गईं। कब तक इतनी मेहनत करती रहोगी? पापा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ही तो मेरा सपना है। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगी। और तुम्हारे पापा, उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। रचना रोज सुबह स्कूल में सफाई करती, दोपहर में एक अमीर परिवार के घर पर खाना बनाती और शाम को अपने हाथ के बने अचार, पापड़ और नमकीन बेचती। आज वो अचार के डब्बे सजा रही है जब उसका पति रमेश लड़खड़ाते हुए घर में प्रवेश करता है। ये रचना, ए करम चली, ला पैसा ला। सही से आज पी नहीं पाया, कुछ पैसा दे दे ताकि सही ढंग से पी लूं। 1 रुपया भी नहीं। कल अदिति की फीस जमा करनी है। तुमने वादा किया था कि तुम शराब छोड़ दोगे। ए चुप, एकदम चुप। पति हो तेरा। पति से अगर जुबान चलाएगी तो जुबान पकड़ के खींच दूंगा और कैंची से काट दूंगा। पति हूँ मैं तेरा, इस घर का मालिक। इस घर में हर एक चीज पे मेरा हक है, पैसों पर भी, समझे क्या? चल पैसा ला। बस करिए पापा, मम्मी कितनी मेहनत करती हैं। आप सिर्फ शराब पीना जानते हैं। ए चुईया, अगर तुझे इतनी दिक्कत हो रही है तेरी माँ की मेहनत करके पैसे कमाने से और मेरे पीने से, तो तू एक काम कर, कल से तू कमाना शुरू कर दे। लेकिन जुबान मत चला मेरे आगे, बदतमीज कहीं की। तेरी माँ को उसके बाप ने तो कभी सीधा किया नहीं था, लेकिन तुझे मैं सीधा करता हूँ। रोक। रमेश अदिति की ओर हाथ उठाता है, लेकिन रचना बीच में आ जाती है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। बस अब बस। कल से तुम्हारी एक भी शराब की बोतल के पैसे नहीं दूंगी। ए चुप, तू तो क्या तेरा बाप भी देगा। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देती। हाँ। रमेश बड़बड़ाता हुआ घर से निकल जाता है। पता नहीं क्या है माँ बेटी को, जब देखो तब मेरा खून पीती रहती हैं। ऐ भगवान, उठा ले माँ बेटी को, कम से कम अकेला चैन से जी तो पाऊंगा। पड़ोसी शर्मा जी दरवाजे से सब कुछ देख रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये रमेश तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे रचना बेटी, तुम बहुत मेहनत करती हो, भगवान तुम्हें सफल जरूर करेंगे। अगले दिन रचना मोहल्ले में अपने अचार को बेच रही थी, तभी एक विदेशी महिला उसके पास आती है। एक्सक्यूज मी, क्या ये होममेड अचार है? मैं सोफिया, यहीं पास के अपार्टमेंट में ना नई आई हूँ। जी हाँ, मैं खुद बनाती हूँ। आप चखना चाहोगी? सोफिया अचार को चखती है और उसका चेहरा खिल उठता है। वाओ, अमेजिंग! ये कितना टेस्टी अचार है। मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। आप इसे ऑनलाइन क्यों नहीं सेल करते हो? ऑनलाइन? मैं तो मोबाइल भी ठीक से नहीं चला पाती। अचानक रमेश वहाँ पर पहुँच जाता है और वो आज भी नशे में है। अरे रे रे, और रचना, धंधा कैसा चल रहा है तेरा? अब तो तू अंग्रेजी मैडम हो गई है, ग्राहक बना रही है। चलो चलो, अच्छी बात है। कमाई भी तेरी अच्छी हुई होगी। हाँ, अगर हुई है तो थोड़ा भला अपने पति का भी कर दे। रमेश प्लीज, यहाँ नहीं। ए, पति हो तेरा, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, जब चाहूंगा जैसे चाहूंगा तुझसे बात करूंगा, समझे क्या? और मैडम जी, आपको पता है ये जो औरत है ना, ये मेरी पत्नी है, पत्नी। अरे बहुत पैसा कमाती है, बहुत, लेकिन कुछ पैसे अपने पति को नहीं देती। देखो देखो कैसी औरत है यार। अरे कोई आदमी कमाता है तो बीवी को देता है ना, और ये आदमी यानी कि मैं, अरे अपनी बीबी के भरोसे बैठा हूँ तो ये दे नहीं सकती।
बताइए, आप ही बताइए। मुझे मुझे जाना होगा रचना जी। मैं कल आपके पास आऊंगी और आपके सारे अचार खरीद लूंगी। अरे कहाँ जा रही है आप? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे आप बैठिए आराम से और सुनिए मेरी बात। ये जो माँ बेटी है ना, एक नंबर की निकम्मी है। पैसा कमाती है तो भी नहीं देती। अरे देना चाहिए ना। अरे ये तो चली गई बिना कुछ सुने ही। सोफिया चली जाती है। रचना शर्मिंदगी से सर को झुका लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे काम में भी दखल दे रहे हो। शर्म तो नहीं आती। वो क्या है ना, आज एक पैक कम पिया है तो शर्म सही से चढ़ी नहीं मेरे ऊपर। एक काम करो, तुम मुझे पैसा दे दो। तुम मुझे पैसा दोगी तो मैं पी लूंगा, और जब मैं पी लूंगा तो मैं जी लूंगा, और जब मैं जी लूंगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम लोगों को। वैसे मेरी बात ना तुम याद रखना, मैं इस घर का ना मालिक हूँ, मालिक। जो मैं बोलूंगा इस घर में वो होगा। पैसा नहीं दे सकती ना तुम लोग? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो मकान मालिक है ना, याद है ना, अगले हफ्ते और पिछले महीने का किराया नहीं दिया मैंने। जो तुमने दिया था ना किराया देने के लिए, वो मैं पी गया। अब जब वो आएगा तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि पति की इज्जत ना करने का क्या परिणाम होता है। ये सुनकर रचना स्तब्ध रह जाती है। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। अगले दिन सोफिया फिर से आती है और इस बार अदिति से मिलती है। तुम्हारी मम्मी के हाथ का स्वाद ना बहुत ही अच्छा है। अचार के मामलों में तो बहुत अमेजिंग है। मैं सोशल मीडिया एडवाइजर हूँ और मुझे लगता है कि हमें ना ये ऑनलाइन सेल करना चाहिए। सच में मम्मी बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन की ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? उसी शाम रचना घर पर लौटती है तो देखती है कि अदिति और सोफिया मिलकर फोन पर कुछ कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मम्मी, सोफिया आंटी ने हमारे लिए इंस्टाग्राम पेज बनाया है, रचना की रसोई। हमने आपके अचारों की तस्वीरें अपलोड की हैं। और हमें पहले ही 50 फॉलोवर्स मिल गए हैं। बस लोग आपके अचार के बारे में ना और जानना चाहते हैं। बहुत कमेंट्स भी आए हैं। लेकिन ये सब कैसे काम करेगा? अचानक लता बुआ वहाँ पर आ जाती हैं। अरे बहुरिया, ये इंटरनेट ना सब धोखा है। अरे बहुरिया, तू विदेशन औरत की ना बातों में मत ही पड़। बुआ जी, आप हमेशा नकारात्मक क्यों सोचती हैं? मम्मी के पास मौका है कुछ बड़ा करने का। कुछ दिनों के बाद रचना के इंस्टाग्राम पेज पर फॉलोवर्स बढ़ने लगे थे। अदिति अपनी माँ के अचार बनाने की विधि का वीडियो बनाती है, जिन्हें सोफिया अपने कनेक्शन के साथ शेयर करती है। रचना, लोग आपके अचार को ना ऑर्डर करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें एक वेबसाइट बनानी होगी और फिर डिलीवरी का भी इंतजाम करना होगा। लेकिन इतना बड़ा प्रोडक्शन मैं अकेले कैसे करूँगी? मम्मी, मोहल्ले की 2-3 औरतें हैं जो काम की तलाश में हैं, उन्हें हम रख सकते हैं। रचना का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो अपना छोटा सा वर्कशॉप भी शुरू करती है, जहाँ 2 महिलाएं उसके साथ काम करती हैं। लेकिन रमेश को ये पसंद नहीं आता। ये सब क्या नाटक हो रहा है यहाँ पर? हाँ, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो तुम लोग। ये विदेश से आई हुई औरत हमारे घर में घुस के हमारे औरतों को बर्बाद कर रही है। अंग्रेज कहीं की, भारत से जाओ, निकलो यहाँ से। अंग्रेज की छठी औलाद, अंग्रेज चले गए, तुम्हें छोड़ गए हैं। तुमको हमारे देश में घुसने नहीं देना चाहिए। और ये मेरी बीवी, ये तुम्हें घर में ले आई। रमेश, ये मेरा काम है। मैं पहली बार कुछ अपने लिए कर रही हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। अच्छा, मुझे खुश होना चाहिए? तेरा बाप मर गया या तेरी माँ मर गई जो मैं खुश हूँ? हाँ, और वैसे भी वो भिख मांगे मर भी जाएंगे तो मेरा क्या ही फायदा करेंगे। पैसा पैसा पैसा, मेरे लिए मेरा बाप भी पैसा, माँ भी पैसा, और सब कुछ पैसा। और जरा तुम मुझे एक बात बता, 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से तूने इस मकान का किराया क्यों नहीं भरा? तेरा मरा हुआ दादा आएगा क्या भरने के लिए? हैं? मैंने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है। थोड़ा इंतजार करो, सब चुका दूंगी। इंतजार?
अरे मैं तो इंतजार कर लूंगा, लेकिन वो जो मकान मालिक है तेरा यार तो है नहीं जो इंतजार करेगा। उसने बोला है मुझे कि 2 दिन में अगर उसको पैसा ना मिला ना तो घर के बाहर फेंकवा देगा सबको, समझे क्या? ये सुनकर रचना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और अभी तक वापसी भी शुरू नहीं हुई। धुंधली रोशनी में रचना अपनी घिसी पीटी साड़ी संभालते हुए फोन पर सोफिया से बातें कर रही है। मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर मैं ये पैसा नहीं चुका पाई तो हमें घर छोड़ना होगा। मैं अपनी बेटी को सड़क पर नहीं ला सकती। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। रचना चौंकती है। अरे रचना देवी, दरवाजा खोलो, हमारे पैसे हमें अभी कभी वापस करो। रचना दरवाजा खोलती है और मकान मालिक के साथ रमेश भी है, वो भी नशे में धुत। अरे 3 महीने हो गए हैं, एक पैसा नहीं दिया आपने अभी तक। अरे आपके पति ने बताया था मैं आकर कि उनकी पत्नी पैसे कमा रही है। अरे जब पैसे कमा रही हो तो हमें दे दोगी तो क्या हो जाएगा? हमारे पैसे क्या देना नहीं चाहती? तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं तो सारा पैसा हमारे भविष्य के लिए लगा रही हूँ। देखो जरा इस औरत को, यहाँ हमारा भविष्य तो छोड़ो, वर्तमान बर्बाद हो रहा है, इसको भविष्य बनाना है। वाह भाई वाह। और ये अचार बचार ये क्या बकवास है? इनको तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। रमेश गुस्से में रचना के वर्कशॉप की ओर बढ़ता है जहाँ अचार के कई डिब्बे तैयार रखे हैं। पापा नहीं। ए चुप, चुईया कहीं की, मुंह बंद रख। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, और ये सब डब्बों की जरूरत यहाँ नहीं है मेरे घर में। चलो हटाओ, फेंको इसे, चलो हटाओ इसे यहाँ से। लेकिन तब तक रमेश ने टेबल को पलट दिया। सारे अचार के डब्बे जमीन पर गिर जाते हैं और कांच के जार टूट जाते हैं। नहीं, ये तुमने क्या किया? इसमें मेरा सब कुछ लगा था। रचना जमीन पर बैठकर टूटे हुए जार के टुकड़े और बिखरे अचार को देखती है। अदिति रोते हुए अपनी माँ को संभालती है। अब तो तुम लोग रो रहे हो, सब कुछ टूट गया, अब पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, तुम्हारा वो है ना इंस्टाग्राम, हाँ उससे मांग लो, वो पक्का दे देगा तुमको पैसा। तभी वहाँ पर सोफिया पहुँचती है और ये दृश्य देखती है। ओह माय गॉड, क्या हुआ यहाँ? पापा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे? रचना जो अभी तक शौक में थी अचानक खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, दृढ़ संकल्प है। बस अब और नहीं रमेश, तुम इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शराब और तुम्हारी गंदी आदतों से तंग आ गई हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें मौका दिया, लेकिन अब और नहीं। मैं क्यों निकल जाऊँ? ये मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ। नहीं, ये किराए का घर है और अब मैं किराया दूंगी। तुम निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पड़ोसियों की भीड़ जमा हो जाती है और शर्मा जी आगे आते हैं। अरे बाप रे बाप, रमेश आज तो तुमने हद कर दी। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले हम तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर एक कर दे। शर्मा जी, अपने काम से काम रखो यार, हमारे परिवार के मामलों में क्यों घुस रहे हो? रमेश अचकचा जाता है। वो कभी रचना को इतना मजबूत नहीं देख पाया था। अगली सुबह रचना, अदिति और सोफिया साथ में शर्मा जी और मोहल्ले की कई महिलाएं रचना के छोटे से वर्कशॉप में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर एक अजीब सा माहौल है, हताशा और उम्मीद का मिश्रण। रचना, हमें ना कुछ ऑर्डर कैंसिल करने होंगे। इतने कम समय में इतने सारे अचार बनाना इम्पॉसिबल है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। अरे बाप रे बाप, रचना बेटी, तुम्हारा साहस देखकर अब मैं तो चौंक गया और मुझे मेरी मरी हुई पत्नी याद आ गई। वो भी ऐसे ही मुझे हिम्मत देती थी और कहती थी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी को। और आज तुम में उसकी परछाई मुझे नजर आ रही है। तभी अदिति अपने फोन पर कुछ देखकर चिल्लाती है। मम्मी, हमारा वीडियो वायरल हो गया है। क्या? कल रात मैंने जो वीडियो बनाया था, पापा का गुस्सा, अचार के टूटे जार और आपकी हिम्मत, मैंने उसे अपलोड कर दिया था। 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए हैं। रचना हैरान रह जाती है। वीडियो में इसकी आंखों में दिखने वाली दृढ़ता ने हजारों लोगों को प्रेरित किया है। रचना, लोग हमारी मदद करना चाहते हैं। देखो, कई लोगों ने कमेंट किया है कि वो आपका अचार खरीदेंगे, चाहे उन्हें थोड़ा इंतजार क्यों ना करना पड़े। अरे मैंने कहा था ना, इंटरनेट सब भी बढ़िया है।
देखो, वाकई चमत्कार है ये तो। अरे दादा, अगर इन सबको याद आ गया हमने गलत शलत बोला था इनके बारे में, तो अभी ना लोग हमें ही पीटने लग जाएंगे। शुक्र है ये सबके सब भूल गए। अगले कुछ घंटों में मोहल्ले की सभी महिलाएं रचना के साथ जुड़ जाती हैं और सभी मिलकर अचार बनाने लगते हैं। कई लोग सामग्री लेकर आ जाते हैं और पैकिंग में मदद करते हैं। मम्मी, एक और अच्छी खबर है। एक इन्वेस्टर ने हमें संपर्क किया है। वो आपके बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं। सच में? इतनी जल्दी? आपकी कहानी ने ना लोगों का दिल जीत लिया रचना। ये सिर्फ अचार के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी एक महिला की साहस और संघर्ष की है। और 2 दिन बाद रचना मकान मालिक का पूरा किराया चुका देती है। उसका बिजनेस अब एक छोटी सी कंपनी बन चुका है, जिसमें मोहल्ले की कई महिलाएं काम करती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत में मैं इतनी अद्भुत महिला से मिलूंगी कभी। और मैंने तुमसे सीखा, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए, उसका डट के सामना करना चाहिए। और तुमने मुझे सिखाया है कि अपने हुनर पर भरोसा कैसे करते हैं। अब मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे पाऊंगी। मम्मी, आप दुनिया की सबसे ताकतवर महिला हो। आप मेरे लिए एक सुपर हीरो हो। 1 महीने बाद रचना ने एक छोटी सी फैक्ट्री खोली। रचना की रसोई अब सिर्फ अचार नहीं, बल्कि कई प्रकार के घरेलू खाद्य पदार्थ बनाती है। उसकी कहानी ने कई महिलाओं को प्रेरित किया। अंकिता एक गरीब घर की लड़की थी जो अपनी माँ दिव्या के साथ अपने छोटे से घर में रहा करती थी। वो और उसका बीएफ नितेश दोनों ही एम्बिशियस थे और बहुत बड़े इंसान बनना चाहते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक साथ कॉफी पीते हैं। तभी नितेश को एक कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तभी वेटर आकर अंकिता से बिल मांगने लगता है। अंकिता के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बिल पे कर सके। तभी वो बिल काउंटर पर जाकर बोलती है, मैडम, मेरे पास ना अभी इतने पैसे नहीं है। मेरा फ्रेंड बस आ ही रहा है, वो आएगा और वो पे कर देगा। बस आप थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए मैम, अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं, दुकान बंद करने का भी समय हो रहा है। तभी वहाँ का ऑनर आ जाता है और अंकिता से बोलता है, अरे मैडम, आपका शादी आपको छोड़कर भाग गया। अब हमें नहीं पता आप कहाँ से बिल देंगे, हमें बस हमारे पैसे चाहिए। तभी वहाँ रोशन नाम का एक मशहूर बिजनेसमैन आता है और अंकिता की मासूमियत देख उसे उससे प्यार हो जाता है और वो उसका बिल दे देता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, घबराइए मत, मैंने बिल पे कर दिया है। आई एम रोशन और आप? हाय, आई एम अंकिता। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो आएंगे। मतलब टाइम तो देखिए, कितनी रात हो गई है और हो सकता है ना कि कोई इमरजेंसी हो गई हो, जिस वजह से वो नहीं आ पाए। अंकिता उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है और ये सब रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर नितेश देख रहा होता है। थोड़ी ही देर में रोशन अंकिता को उसके घर छोड़ देता है और वहाँ से जाने से पहले वो अंकिता को अपना कार्ड देता है और वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन अंकिता और नितेश एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ अंकिता उसे गले लगाते हुए बोलती है, कहाँ चले गए थे इतनी रात को? पता है मैं कितना डर गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो शरीफ इंसान आ गया जिसने मेरी मदद कर दी, वरना तो पता नहीं आज क्या होता। थोड़ा मैनेज नहीं कर सकती थी क्या? तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम वहीं थे तो आए क्यों नहीं जब वो ओनर मुझे इतना बुरा भला सुना रहा था? तुम्हें कोई मेरी परवाह है भी या नहीं? अंकिता और नितेश की लड़ाई हो जाती है और अंकिता रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी वाला गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकलता है तो अंकिता देखती है कि ये गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि रोशन है, जिसने उसकी मदद की थी। रोशन उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे आप यहाँ और इस हालत में? चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरी मदद करने के लिए। इट्स ओके। अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ क्या हुआ? आप इस हालत में कैसे?
अंकिता उसे अपने और नितेश के बारे में सब बता देती है और रोते हुए बोलती है, उसने छोड़ दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसे इस तरह रोता देख वो उसको सिंपैथी देता है और उसे घर छोड़ देता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद अंकिता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बेहद अच्छे से उठा लेती है और बहुत ही जल्द सबका दिल भी जीत लेती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास शकुंतला उसके हाथों में घर की चाबी देते हुए बोलती है, अरे मेरी प्यारी बहू, ये हमारे घर की चाबियां हैं और आज से इस पूरे घर की जिम्मेदारियां तेरी हैं। हाँ, तुझे तो पता है ना रोशन को खीर कितनी पसंद है, तो आज खीर बना लेना। बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है? माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू, हमारे घर का रिवाज है, घर के हर सदस्य को बराबर का हक और दर्जा दिया जाता है ताकि उनके मन में किसी चीज की शिकायत ना रहे और खुद को वो हमसे अलग ना समझे। और हाँ, तू तो इस घर की बहू रानी है, तो तुझे कैसे वो सम्मान ना दे जो सबको मिलता है। इतना बोल शकुंतला वहाँ से चली जाती है और ये सुन अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी उसका बीएफ आता है और उसके हाथों में जहर देते हुए बोलता है, आज अपना प्लान पूरा होने जा रहा है। बस तुम ये जहर उनकी खीर में डाल देना, फिर वो सब हमेशा के लिए सो जाएंगे। उसके बाद यहाँ के राजा रानी हम होंगे। मैं बहुत गलत कर रही हूँ। रोशन जी से मैंने सब झूठ बोला कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। वो बहुत अच्छे इंसान है नितेश, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे इतने दिनों की मेहनत सब खराब हो जाएगी अगर तुमने उनकी खीर में जहर नहीं डाला तो। अंकिता नितेश के आगे मजबूर हो जाती है और नितेश के घर में छुपते ही खीर में जहर डाल देती है और सबके खाना खाने के बाद वो सबको वो जहरीली खीर देती है, जिसे खाते ही रोशन और शकुंतला को बेचैनी होने लगती है और वो दोनों अंकिता से पानी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ नितेश आकर उनसे बोलता है, मैं अंकिता का असली प्यार हूँ और तुम माँ बेटों ने जो खीर खाई है ना, उसमें जहर था और अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। अंकिता फटाफट दोनों को पानी देती है और उनकी हालत थोड़ी ही देर में पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये देख नितेश हैरान हो जाता है और अंकिता का गला पकड़कर बोलता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने जहर नहीं दिया इनको, हैं? तभी तो ये दोनों अभी तक बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, मैंने उन दोनों को कोई जहर नहीं दिया, कोई जहरीली खीर नहीं खिलाई मैंने उन्हें। मैंने तुम्हारे दिए हुए जहर को बदल दिया था। अरे जो इंसान किसी की जान लेकर राजा बनना चाहता है, कल को वो अपने स्वार्थ के लिए मेरे को भी मार सकता है। और तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। माँ जी, रोशन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है और अब मैं आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुमने ये सही नहीं किया अंकिता। तुमने अपने इस पति और इस बुढ़िया सास के लिए मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंकिता पुलिस को बुलाकर नितेश को सलाखों के पीछे करवा देती है और अपने घर वालों से माफी मांग घर छोड़कर जाने लगती है। तभी रोशन उसको रोक लेता है और बोलता है, तुमने जो किया उस टाइम वो तुम्हारी मजबूरी थी, वो सब कुछ तुमने अपने प्यार के लिए किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर आज हम सही सलामत हैं तो तुम्हारी वजह से। नितेश की अंकिता को जहाँ जाना है वो जा सकती है, पर मेरी बीवी अंकिता को यहीं छोड़ दो। मैंने तुझे दिल से बहू माना है बेटा, घर छोड़कर मत जा, हमने तुझे माफ कर दिया। हाँ, अपने पति और सास का प्यार देख वो खुद को संभाल नहीं पाती और अपने पति के गले लगकर बेइंतहा रोती है। दोनों माँ बेटे उसको माफ कर एक बार फिर से उसको अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं और तीनों अपने घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
चंदनपुर गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान फावड़ा लेकर दोपहर की कड़ी धूप में अपने खेत की जमीन को खोद रहा था। काम करते हुए वो पसीने पसीने हो जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा गांव का सेठ उसकी हालत को देखकर कहता है, मूर्ख सुखिया, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन तेरे इन बंजर खेतों में फसल तो क्या घास भी नहीं उगने वाली। ऐसा क्यों कहते हो सेठ? ले देकर मुझ गरीब के पास यही 4 खेत तो हैं। थोड़ी मेहनत करने से क्या पता जमीन थोड़ी उपजाऊ हो सके। अरे तू बस अपने ही देख, तेरे बाप के रहते ये जमीन खराब हो गई थी। कितनी ही सिंचाई की इन 4 खेतों की तेरे बाप ने, लेकिन जमीनें बंजर की बंजर ही रही। तभी तो 4 खेत होने के बाद भी तू गरीब ही है। सेठ गरीब हूँ तो क्या अपने इन 4 खेतों से आस छोड़ दूं? सूखे ही सही, पर है तो मेरे ही ना। जब तक जिंदा हूँ इन्हें उपजाऊ बनाने के तरीके ढूंढता रहूंगा। तू गरीब बैल बुद्धि नहीं सुधरेगा। अरे ये जमीन तो किसी को दफनाने लायक भी नहीं लग रही मुझे। तभी वो सेठ वहाँ से चला जाता है और सुखिया फिर से खेत को फावड़े से खोदने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है। सुखिया अपने खेतों में पानी छोड़कर घर की ओर चला जाता है। कुछ देर में थका हारा सुखिया अपने छोटे से मकान में पहुँचता है, जहाँ उसकी पत्नी रमा और उसके 2 बच्चे, बेटी मीना और बेटा सूरज रहा करते थे। रमा सुखिया को पानी देती है। तभी सुखिया कहता है, रमा बहुत भूख लगी है, खाना बना। हाँ आज तो बन गया, लेकिन कल बनेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने। अनाज खत्म हो गया है घर में। माँ शांत हो जाइए, पापा थके हारे खेत से लौटे हैं, उन्हें पानी तो पी लेने दीजिए। अरे तो कौन सा खेत में फसल बोकर आ रहे हैं? कहने के लिए 4 खेत हैं, लेकिन काम एक में भी नहीं। देखिए उन बेकार के खेतों में फालतू की मेहनत करने से अच्छा है किसी बड़े आदमी के खेत में मजदूरी कर लीजिए। कम से कम 4 पैसे तो घर में आएंगे ना। अपने खेत होते हुए मैं क्यों किसी के खेत में काम करूँ रमा? क्योंकि आपके गरीब परिवार को आपके वो बेकार 4 खेत 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, न ही आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। मेरी मानिए तो बेच दीजिए उन खेतों को। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बाबा खेत बेचने के खिलाफ हैं, आप जानती हैं ये बात, फिर भी आप ये कह रही हैं। मैं अपने खेत किसी हालत में नहीं बेचूंगा और तुम चिंता मत करो, हमारे हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। ये सब बातें छोड़िए बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुखिया एक गरीब किसान था जिसके कंधों पर घर के खर्च और 2 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। सुखिया के पास उसके 4 खेत जरूर थे, लेकिन उनमें फसल की उपज नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारे खेत बहुत पहले ही सूखकर बंजर हो चुके थे। लेकिन सुखिया को लगता था कि वो उनमें सिंचाई और खुदाई करके उसे उपजाऊ बना ही लेगा। इसीलिए वो अपने खेतों पर मेहनत किया करता था, जिससे उसकी पत्नी रमा परेशान रहा करती, क्योंकि घर में आमदनी आने का और कोई साधन जो नहीं था। अगली सुबह सुखिया फिर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि शाम को पानी से सिंचाई करने के बाद भी उसके खेतों में कोई नमी नहीं है और वो सूखे के सूखे ही रहते हैं। वो निराश होकर घर आता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और घर में पैसों की किल्लत के चलते सुखिया आखिरकार गांव के एक बड़े आदमी के खेतों में जुताई की मजदूरी को शुरू करता है। एक रोज जब वो काम के लिए निकल रहा था, तभी उसकी पड़ोसन निर्मला उसे टोकते हुए कहती है, का हो 4 खेतन वाले भैया, सब कुशल मंगल है कि नहीं? अरे क्यों गरीब का मजाक बनाती हो निर्मला बहन? 4 खेत का मालिक दूसरे के खेत में मजदूरी करने जा रहा है बस। अरे इसमें मजाक बनाने वाली कौन बात है? अच्छा हमरे एजी पूछ रहे थे, आप 2 महीना पहले 5,000 रुपए उधार लिए थे ना, कब लौटा रहे हो? देखो हमको थोड़ी जरूरत है इसलिए पूछ रहे हैं। निर्मला बहन अभी तुमसे मेरी हालत कहाँ छुपी है? जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगा, थोड़ा समय दो। देखो सुखिया भैया, जरूरत के वक्त पर हमने तुम्हारी मदद की, ऊपर से ब्याज भी नहीं मांगे। बाकी 1-2 दिन में उधारी चुका दो, कहें कि हमको भी पैसे का काम है ना। सुखिया बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और निर्मला अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई। समय बीतता है। सुखिया मेहनत से काम करके एक पैसे जोड़ता है ताकि उधारी लौटा सके, लेकिन तभी उसके बेटे सूरज की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी दवाई और इलाज में पैसे लगते जाते हैं और वो निर्मला के पैसे नहीं दे पाता। कि तभी एक रोज जब वो काम से नहीं लौटा होता, तब निर्मला उसके घर आती है। अरे निर्मला बहन, आप आओ ना, बैठो। बैठने नहीं आए हैं, मुझे तो बस ये बता दो भाऊजी, तुम की पैसे कब लौटाओगे हमको? अरे हमारी परेशानी समझो।
निर्मला बहन नाराज मत हो, अभी सूरज की तबीयत खराब है, पैसों की किल्लत हो गई है, वरना मैं आपके पैसे देने ही वाली थी। अरे पैसे की तंगी है तो 4 खेत अंधरे हैं, उनको बेचकर अपनी तंगी काहे नहीं मिटाते। अरे हमको भी बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें अब। निर्मला गुस्से में रमा को बहुत कुछ सुनाकर चली जाती है। ये सब देखकर उसकी बेटी मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने बाबा के लौटने पर वो सारी बात उसको बताती है। तभी रमा भी सुखिया से कहती है, सही तो कहकर गई है निर्मला बहन। अरे 4 खेतों में फसलें तो लहराने से रही, कम से कम खेत की जमीन को बेचकर कुछ पैसे तो हाथ आएंगे। और अब भी समझ नहीं आ रहा ना आपको, तो हमें दफनाने के लिए बचा कर रखो अपने खेतों को। रमा की ये बात सुखिया को दुखी करती है और वो अपना फैसला बदलते हुए अपने 4 खेतों को बेचने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने और पास के गांव के बड़े सेठ और अमीर लोगों से बात भी करता है। लेकिन सूखे खेतों को खरीदने के लिए कोई राजी नहीं होता। एक रोज सेठ अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जिसमें चौंकते हुए वो एक खबर पढ़ता है। 1 महीने के भीतर चंदनपुर गांव को शहर से जोड़ने के लिए हाईवे बनाने की शुरुआत की जाएगी। क्या बात है, फिर तो वहाँ के आसपास की जमीनों को सरकार ऊंचे दामों पर खरीदेगी। 1 मिनट, उस गरीब सुखिया के 4 खेत भी तो मेन सड़क के पास ही पड़ते हैं। अगर मैं उसके सूखे खेत औने पौने दाम में खरीद लूं, तो मुझे 1 महीने बाद उस सूखी जमीन की अच्छी मोटी रकम मिल जाएगी। लेकिन ये खबर सुनकर सेठ से ज्यादा जो खुश होता, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। अगले दिन सेठ सुखिया के घर आता है और उससे खेतों को खरीदने की बात करता है। लेकिन सेठ 2 दिन पहले तो आपने मना कर दिया था मेरे सूखे खेतों को खरीदने से, तो फिर अब? अरे आपको क्या लेना देना, हम गरीब के सूखे खेत बिक रहे हैं, यही बहुत है ना। अरे सुखिया, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन तेरी ऐसी गरीब हालत देखकर मुझे तरस आ गया, तो मैंने सोचा कोई नहीं, जैसे इतनी जमीन है मेरे पास, वैसे 4 खेत और सही। भगवान की दया से पैसों का बहुत धनी हूँ, तो खेत के जो भी पैसे बनते हैं उसे लेकर तेरी हालत में कुछ सुधार आ जाएगा। अपने 4 सूखे खेत बेचकर कुछ पैसे आने के चलते सुखिया सेठ को अपने खेत की जमीन देने के लिए राजी था। साथ ही सेठ से दाम का हिसाब किताब भी कर लेता है। अगले दिन सुखिया अपने खेतों की जमीन के कागजात लेकर खेत पहुंचता है, जहां सेठ पहले से ही अपने नौकर के साथ आया था। सुखिया आखिरी बार अपने 4 खेतों को नजरें उठाकर देखता है और खेत सेठ को बेचने के लिए कागजात पर अंगूठा लगाने को होता ही है कि तभी उसकी बेटी दूर से ही उसे आवाज लगाकर कहती है, बाबा रुकिए। उसके हाथ में वही अखबार होता है और वो दौड़ते हुए वहाँ आती है और सुखिया को हाईवे वाली खबर सुनाते हुए कहती है, बाबा ये खबर कल ही छपी है और ये कोई झूठी खबर नहीं है। काका की चाय की दुकान पर टीवी पर भी मैंने ये खबर देखी थी और सुरेश भैया के फोन में भी इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली। बाबा, क्योंकि हमारे 4 खेत इस मेन सड़क से लगते हैं और यही हाईवे बनेगा, इसलिए हमारी जमीन के लिए सरकार हमें अच्छी खासी रकम देगी। तो अब समझा मैं कि क्यों सेठ आप अचानक से खेत खरीदने को राजी हो गए। सेठ की बोलती बंद हो जाती है और सुखिया अपना फैसला बदलकर सेठ को खेत नहीं बेचता और ठीक 2 हफ्ते बाद सरकारी कर्मचारी उसके घर खेतों की जमीन को लेकर पूछताछ के लिए आते हैं और सारी कागजी काम होने के 1 महीने बाद सुखिया को उसके 4 खेतों के बदले एक अच्छी खासी रकम मिलती है और आखिर में उस गरीब के 4 खेत ही उसकी गरीबी को दूर करते हैं। रोज सुबह के समय अंशिका हाथों में चाय की ट्रे लेकर पूरे घर में घूमते हुए अपनी सास सरिता को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उसका पति सूरज वहां आ जाता है और गलती से उससे टकरा जाता है और ट्रे की सारी चाय उसकी शर्ट पर गिर जाती है। तो वो गुस्से में कहता है, अंशिका हद है यार, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पूरी की पूरी शर्ट खराब कर दी अपनी चाय से। एक तो मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ, बचा कुचा समय तुमने खराब कर दिया। सूरज जी, मैंने क्या किया है? आप बिना देखे ही तूफान मेल की तरह चलते आ रहे थे, जैसे ये घर नहीं कोई जॉगिंग ग्राउंड हो जहाँ आप भागते हुए चले आ रहे हैं। हटिए आगे से, पूरा फर्श खराब कर दिया। ओ हेलो मैडम, ये भी घर है, कोई होटल नहीं जो चाय की ट्रे हाथ में लिए पूरे घर में घूम रही हो। हे भगवान, मेरी वाइफ को थोड़ी अकल दो ताकि इसे सही गलत का फर्क समझ में आए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं पागल हूँ? मेरे अंदर दिमाग नहीं है?
कहने की जरूरत नहीं है, तुम सच में पागल हो। यहाँ अपनी चाय से मेरी ऑफिस की शर्ट खराब कर दी, वो नहीं दिखाई दे रहा, फर्श खराब हो गई, वो दिखाई दे रहा है। वाह क्या बात है, ऐसी ही वाइफ मिलनी चाहिए सभी को। वैसे तुम ये वेटर की तरह घर को होटल बनाकर चाय की ट्रे हाथों में लिए पूरे घर में क्यों घूम रही थी? वो मैं माँ जी को ढूंढ रही थी चाय देने के लिए, लेकिन वो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, पूरे घर में देख लिया। वो तुम्हें अभी दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि वो भी घर में नहीं होंगी, अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ सोसाइटी के पार्क में बैडमिंटन खेल रही होंगी। बैडमिंटन, वो भी इस उम्र में? माँ जी, आपको अपनी हड्डियों से प्यार नहीं है क्या, जो भजन करने की उम्र में जवान लड़कियों की तरह बैडमिंटन खेल रही हैं? देखना, ये बात कहीं माँ के सामने मत बोल देना, वरना माँ तुम्हें सीधा घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगी। और तुम्हें पता नहीं है, लेकिन माँ को बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलना आता है, वो हमें भी हरा देती हैं। और अब अगर तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हों तो मैं जाऊँ, अब ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए और नहीं होना चाहता। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अंशिका भी अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास हाथों में बैडमिंटन लिए पसीने से भीगी हुई घर आती है और सोफे पर अपना पैर पकड़कर बैठ जाती है। तभी अंशिका वहाँ आती है और अपनी सास को पैर पकड़े बैठे हुए देखकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप पैर पकड़कर क्यों बैठी हुई हैं? बिना बताए आप चली गई थी और अब इतनी देर से वापस आई हैं। बहू, मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है, जो मैं कहीं भी जाने से पहले तुझे बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और रही बात पैर पकड़ने की, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर नहीं उठ रहे मेरे। माँ जी, जब आप बुढ़ापे में जवानों वाले काम करेंगी तो पैरों में तो दर्द होगा ही ना। अब आपको इस उम्र में बैडमिंटन खेलने की क्या जरूरत है? बल्कि आपको तो पता है ना कि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है, फिर भी आप बैडमिंटन खेल रही हैं। बस कर बहू, बहुत जुबान चल रही है तेरी। ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ, तो मेरे आगे मुंह खोलने से पहले याद रखना कि इस घर में अभी भी मेरा ही राज चलता है। माँ जी, आप तो मेरे कहने का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको परेशानी हो। बैडमिंटन खेलने से आपको सांस लेने में और भी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो और आगे से मेरे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सरिता का बैडमिंटन खेलना कम होने की जगह बढ़ जाता है, जिसे देखकर अंशिका बड़ी परेशान थी। उसके लाख मना करने के बाद भी सरिता उसकी एक बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सरिता अपनी सोसाइटी की औरतों के साथ पार्क में बैडमिंटन खेल रही थी। तभी अंशिका वहाँ आती है और अपनी सास को रोकते हुए कहती है, माँ जी बस करिए, कितना बैडमिंटन खेलेंगी, आप परेशान हो जाएंगी। अभी कुछ ही दिन पहले आपके घुटनों में दर्द हो रहा था ना, और आपकी सांस भी बढ़ गई थी, इसलिए मैं मना कर रही हूँ, मत खेलिए। भगवान जी, ये बैडमिंटन खेलने वाली सास मेरी ही किस्मत में लिखना जरूरी था क्या? बहू, तू जाकर वहाँ बेंच पर बैठ जा। बस मेरा बैडमिंटन का गेम अभी खत्म ही होने वाला है, उसके बाद चलते हैं। अभी मुझे डिस्टर्ब मत करियो। माँ जी बस करिए, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, चलकर कुछ खा लीजिए, उसके बाद अपना बैडमिंटन खेलने का शौक पूरा कर लेना। बोला ना बहू, जाकर बेंच पर बैठ, अभी कुछ नहीं। और तुझे ज्यादा भूख लगी है तो तू घर चली जा, मैं बाद में आकर खा लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर अंशिका गुस्से में जाकर पार्क में बड़े बेंच पर बैठ जाती है और अपनी सास का बैडमिंटन मैच देखने लगती है। तभी अचानक भागते हुए सरिता का पैर फिसल जाता है और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी और औरतें उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उनमें से एक औरत हंसते हुए कहती है, सरिता सिर्फ बैडमिंटन लेकर घूमने और उसको खेलने का शौक रखने से बैडमिंटन नहीं खेला जाता है। उसके लिए ताकत और जान की भी जरूरत होती है, जो कि अब तुझ में नहीं है। उम्र हो गई है तेरी, सही कह रही है तेरी बहू एकदम। आंटी जी, वैसे उम्र आपकी भी कुछ कम नहीं है मेरी सास से, और खेल चाहे जो भी हो, उसमें गिरना संभलना तो लगा ही रहता है। उम्र के हिसाब से आपको भी भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ खड़ी होकर मेरी सास पर कमेंट पास कर रही हैं, या तो लोगों की चुगलियाँ करती रहती हैं, और काम ही क्या है आपको। चलिए माँ जी। अंशिका इतना कहकर अपनी सास सरिता को लेकर घर चली जाती है और उसकी चोट पर मलहम लगाते हुए कहती है, देखो ना माँ जी, जिनके साथ आप रोज खेलती हैं
आज वही आपका मजाक उड़ा रही थी। आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, खेलिए, लेकिन आपकी सेहत और उम्र देखकर ऐसे बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन बैडमिंटन खेलती रहेंगी तो तबीयत तो खराब ही हो जाएगी ना। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आराम करेंगी। मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अंशिका इतना कहकर हल्दी वाला दूध लेने रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ग्लास में दूध लेकर आती है और अपनी सास को देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन अपनी बहू के इतना समझाने के बाद भी सरिता की आदतों में कोई सुधार नहीं था। ठीक होते ही वो फिर से बैडमिंटन खेलने के लिए पार्क में पहुंच जाती है। ये सब देखकर अंशिका को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और दिन रात बिना आराम किए बैडमिंटन खेलने की वजह से एक रोज अचानक से सरिता की सांस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सभी औरतें जैसे तैसे करके उसे घर लेकर आती है। अपनी सास की बिगड़ी हुई हालत देखकर अंशिका डर जाती है और डॉक्टर को जल्दी से कॉल करके घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आता है और सरिता का चेकअप करने के बाद कहता है, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक है। बस ज्यादा मेहनत करने की वजह से इनकी सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। लगता है ये दवा भी नहीं ले रही थी, इस वजह से इनको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर, दवा तो ये तब खाएंगी ना जब घर पर रुकेगी। ये तो बच्चों की तरह पूरा दिन बैडमिंटन खेलने में लगी रहती हैं। इतना तो कोई बच्चा भी नहीं खेलता होगा। पता नहीं कैसे मुझे ये बैडमिंटन खेलने वाली सास मिल गई है। नहीं सरिता जी, इस तरह की लापरवाही इस उम्र में करना ठीक नहीं है। हर काम समय और उम्र को देखकर करना चाहिए। आगे से इन बातों का ध्यान रखिए। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंशिका अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना। अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है। देखिए, अगर आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है तो खेलिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बाकी आप मुझसे बड़ी हैं, ज्यादा समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी बहू और डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और दोबारा फिर कभी ऐसी लापरवाही ना करने और अपनी हद से ज्यादा बैडमिंटन खेलने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है।